This conference will now be recorded. तो आज हमने जो नेक्स्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ना है दैट इज प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड को आप आउटपुट मेथड भी कह सकते हो। या यूनिट बेस्ड मेथड। अगर इस सवाल के अंदर फार्मूला हम डेप्रिसिएशन का लिखें, डेप्रिसिएशन फाइंड करने का, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन या टोटल कैपेसिटी। मतलब जो एसेट आपने खरीदा है उससे आप टोटल यूनिट कितने बना सकते हो। अगर आप गौर फरमाओ इस फार्मूले के ऊपर, तो इस फार्मूले से हमें क्या चीज फाइंड हो रही है? पर यूनिट कॉस्ट। अगर इस क्वेश्चन के फार्मूले पे गौर करें तो ये हमें बता रही है पर यूनिट डेप्रिशिएबल अमाउंट, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे एनुअल प्रोडक्शन से। मतलब जिस साल की प्रोडक्शन या जिस साल की डेप्रिसिएशन हमें चाहिए उस साल कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इस सवाल में और बाकी तमाम मेथड्स के अंदर अगर डिफरेंस है तो इसके साथ टाइम फैक्टर कभी नहीं लगेगा। मतलब जो आप लगाते हो ना 9/12, 3/12 मंथ वाला केस, तो यहाँ पे मंथ वाला केस नहीं लगेगा। सिर्फ एनुअल प्रोडक्शन, उस साल जितनी प्रोडक्शन है वो अमाउंट आ जाएगी बस। गॉट इट? तो पहले एक सवाल करते हैं, 2-3 सवाल इसके करते हैं तो फिर हमें ज्यादा इजीली पता चलेगा इसका। तो एक सवाल लिखो जरा, बेसिक सा सवाल लिखते हैं पहले कि हमारे पास कॉस्ट है 5 लाख और रेजिडुअल वैल्यू है 50,000। टोटल कैपेसिटी 150,000 यूनिट्स। मतलब जिस मशीन की या जिस एसेट की हम बात कर रहे हैं 5 लाख का खरीदा, रेजिडुअल वैल्यू 50,000 है और उससे टोटल जो प्रोडक्शन हमें मिलेगी वो एक्सपेक्टेड है 150,000 यूनिट्स। तो फाइंड डेप्रिसिएशन if annual production is ईयर 1 में जनाब एनुअल प्रोडक्शन है 30,000 यूनिट्स। ईयर 2 की एनुअल प्रोडक्शन है 50,000 यूनिट्स। ईयर 3 की एनुअल प्रोडक्शन है 48,000 यूनिट्स। डन। हमने 3 सालों की डेप्रिसिएशन फाइंड करनी। फार्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन। ये आ जाएगा पर यूनिट डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय जिस साल जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मैथमेटिकल स्टूडेंट है ना उसको तो ये बच्चों वाला काम लगता है। तो डेप्रिसिएशन ईयर 1 की पहले फार्मूला लिख लेते हैं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी या टोटल प्रोडक्शन।
multiplied by annual depreciation, sorry, annual production. तो ईयर बाय ईयर लिखते हैं। ईयर 1 की डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितनी है हमारे पास 5 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू है 50,000 डिवाइडेड बाय 150,000। पहले साल की प्रोडक्शन हुई हमारी 30,000, तो डेप्रिसिएशन कितनी आ गई हमारे पास ईयर 1 की 90,000। ईयर 2 में फार्मूला वही रहेगा, एनुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई करेंगे तो एनुअल प्रोडक्शन है 50,000। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी आ गई 150,000। और इसी तरह ईयर 3 की डेप्रिसिएशन हम लेंगे, सेम फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय 48,000। ईयर 3 की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई फिर 120,000 144,000। जी ओके की बात। मतलब हमने करना सिंपल ये है कि जिस एसेट की डेप्रिसिएशन चाहिए उसको उसकी टोटल कैपेसिटी पे डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है उस एसेट से एनुअल प्रोडक्शन कितनी हुई। ओके की बात। चलें जनाब, तो फिर अगला सवाल करते हैं, थोड़ा सा इससे बेहतर सवाल। एसेट परचेज्ड A1 at 1/7/2020 rupees 400,000, residual value rupees 40,000. Asset purchased A2 at 1/4/2021 rupees 200,000, residual value rupees 20,000. Asset purchased A3 at 1/10/2021 rupees 300,000, residual value rupees 30,000. Total production यहाँ पर हम लिख लेते हैं A1 A2 A3। A1 की टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है जनाब, लिख लेते हैं 4 लाख यूनिट्स। A2 की टोटल प्रोडक्शन लिख लेते हैं जनाब 320,000 यूनिट्स और A3 की टोटल प्रोडक्शन लिख लेते हैं 350,000। कुछ भी यूनिट्स हो सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एनुअल प्रोडक्शन।
A1 की 2020 में, 2021 में और 2022 में। यहां पर है जनाब 30,000 यूनिट्स और 2021 की जनाब कर लें 50,000 यूनिट्स और 2022 में कर लें 80,000 यूनिट्स। फिर इसी तरह A2 का 2020 में तो ये था ही नहीं, 2021 में कर लेते हैं 20,000 यूनिट। Year end is 31 दिसंबर। जी जनाब क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। टाइम है आपके पास 10 मिनट का। 10 मिनट के अंदर आपने ये क्वेश्चन करनी है, पूरा क्वेश्चन करना है। लो जी। दस मिनट के टाइम के अंदर ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। सर कल के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जी मिल जाएगी, मिल जाएगी। चलिए ठीक है सर।
हाँ जी जनाब, बहुत सारे लोगों ने तो सवाल हल कर लिया है। तो अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप अपने अपने आंसर्स वेरीफाई कर लें। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं 2020। आपको पता है जो डेप्रिसिएशन होती है ईयर वाइज होती है। तो 2020 में हमारे पास सिर्फ एक ही एसेट था A1। तो A1 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, फार्मूला है हमारे पास प्रोडक्शन मेथड का, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय एनुअल प्रोडक्शन। एनुअल मतलब जिस साल की हम डेप्रिसिएशन ले रहे हैं। तो 2020 के अंदर एसेट हमारे पास था 4 लाख का, माइनस रेजिडुअल वैल्यू इसकी है 40,000 डिवाइडेड बाय इसकी टोटल प्रोडक्शन कितनी है 4 लाख यूनिट्स। हाँ जी 4 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाइड 2020 में कितने यूनिट बने? ये 2020 में कितने यूनिट्स बने? 30,000। तो आंसर हमारे पास आ गया। कितना आंसर आ गया 2020 की डेप्रिसिएशन? 27,000। यहां पर हमने टाइम फैक्टर नहीं लगाना, चाहे जब मर्जी एसेट खरीदो। टाइम फैक्टर सिर्फ पहले 3 मेथड्स में लगता है, यहां पर टाइम फैक्टर नहीं लगेगा। तो ये हमारे पास 2020 के साल की डेप्रिसिएशन आ गई, खत्म होगी बात। डन। फिर चलते हैं डेप्रिसिएशन 2021। डेप्रिसिएशन ईयर वाइज पूछी गई है, तो आपने भी ईयर वाइज बतानी है। 2021 में आपके पास एसेट थे 3, A1, A2, A3। A1 का फार्मूला लग जाएगा 4 लाख माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2021 की प्रोडक्शन कितनी है 50,000। फिर A2 की कॉस्ट है 2 लाख माइनस 20,000 डिवाइड बाय 320,000 मल्टीप्लाइड बाय 20,000। और A3 3 लाख माइनस 30,000 डिवाइड बाय 350,000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। तो ये हमारे पास 2021 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। याद रखें नॉर्मली डेप्रिसिएशन ईयर वाइज बताई जाती है, बट अगर क्वेश्चन के अंदर वो एसेट वाइज पूछे तो एसेट की डेप्रिसिएशन बता देंगे। बट हमने 2020, 2021 और 2022 की डेप्रिसिएशन बतानी है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में हमने हर साल की डेप्रिसिएशन बतानी। तो बताया जनाब A1 की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई 2021 में? A1 की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी 45,000। A2 की 11,250 और A3 की 7,714। तो ये हमारे पास 2021 की टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी।
तो करें प्लस जरा इनको 63964 ये हमारे पास आ गई 2021 की डेप्रिसिएशन। अब हम चलते हैं डेप्रिसिएशन 2022। डेप्रिसिएशन फॉर 2022 तो हमारे पास A1 A2 A3 A1 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 4 लाख माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2022 की है 80,000 फिर जनाब 2 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 320,000 मल्टीप्लाइड बाय 60,000। A3 है जनाब 3 लाख माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 350,000 मल्टीप्लाइड बाय 70,000। लो जनाब हर साल की डेप्रिसिएशन आप लिखवाते जाएं। A1 हो गया 72,000 33750 54,000 टोटल 2022 की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई 159,750। क्लियर होगी बात जनाब। अब वैसे तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है बट हम देखते हैं कि अगर बुक वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो वही काम है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये साल भी बताना है टोटल एसेट की कॉस्ट भी प्लस कर लो और उनकी डेप्रिसिएशन को भी एक्यूमुलेट करके माइनस कर दो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाया करेगी। डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री वही डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब नॉर्मली ईयर वाइज डेप्रिसिएशन फाइंड की जाती है। चले जनाब अगर आपको बुक वैल्यू चाहिए तो आपको पता है बुक वैल्यू चाहिए होगी 2020 की 2021 की और 2022 की। फार्मूला वही कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ईयर 1 में कॉस्ट है 4 लाख और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 27,000 क्योंकि एक ही एसेट था ना। ईयर 2 में 2021 में आपके पास एसेट की कॉस्ट थी 900,000 क्योंकि आपने 2 एसेट और भी खरीद लिए। 2 एसेट आपने और भी खरीद लिए तो 4 लाख में से 2 लाख और 3 लाख प्लस कर देंगे माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कैसे पिछले है 27,000 में प्लस कर देंगे 2021 के साल की पूरी डेप्रिसिएशन ये 63964 प्लस 27,000 तो बताएं जरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ गई 2021 की 809036। तो ये तो इसका मतलब है ये आंसर बता रहा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं 27,000 प्लस 90694 90964 मतलब 90694 90694। नो सर 90964 ही आता है पीछे 964 है। तो देख लो ना यार आपके पास ये 2000 ये है 2021 की डेट 63964 हो सकता है मैंने गलत लिख दिया 964 ही आना है। चले 964 कर लो। चले जनाब 9 लाख में से 90964 माइनस कर दें तो कितनी अमाउंट आ जाएगी
2021 की बुक वैल्यू बता दें। 809036 809036। जी सर। उसके बाद 2022 में कोई नया एसेट नहीं खरीदा तो टोटल हमारे एसेट 9 लाख के पड़े, माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब कि 90964 में इस साल की डेप्रिसिएशन 2022 की भी ऐड कर देंगे, जो कि है 15975। तो प्लस करें जरा। 250714 क्योंकि शोर आ रहा है, मैसेज पे जवाब दीजिए, इस तरह शोर आ रहा है। चलिए जनाब बताएं जरा। 90964 प्लस 159 25071 649286 649 286 286। तो जनाब अगर बुक वैल्यू का तो वही का मामला है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, राइट। तो ये था हमारा प्रोडक्शन मेथड। अब प्रोडक्शन मेथड अगर आपको आ जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो आपका यूजेज मेथड है ना, या जिसको हम कह सकते हैं आवरली बेस्ड मेथड, इसकी डेप्रिसिएशन का फार्मूला वही है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एनुअल आवर्स यूज्ड। बिल्कुल सेम वही, टोटल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय एनुअल प्रोडक्शन। सिंपल कि आप उसमें यूनिट्स होते हैं, इसमें नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, तो इसमें कोई हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। ये वही सवाल है, सवाल के अंदर जहां टोटल प्रोडक्शन गिवन होगी वहां पर टोटल आवर्स गिवन होंगे, जहां पर एनुअल प्रोडक्शन गिवन होती है वहां पर एनुअल आवर्स यूज गिवन होंगे। ठीक है जनाब, तो ये सवाल आपका बिल्कुल वही है, तो इसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत हमें नहीं है। चले जनाब, जिस जिस बंदे ने ये क्वेश्चन कर लिया हुआ है उसको तो लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, बट जिसने ये सवाल नहीं किया या जिसको इस सवाल की समझ नहीं लगी तो वो सवाल मेरे साथ कर ले। सर यूजेस मेथड का फॉर्मूला दिखा दे जरा। ये वही फार्मूला है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एनुअल आवर यूज्ड। प्रोडक्शन की जगह नंबर ऑफ आवर्स लिखे हुए हैं बस। चले इस सवाल पे आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका स्प्रिंग 2010 में, ये सवाल आया हुआ है, बहुत सिंपल सवाल था पेपर में। कहता है प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2009। फिक्स एसेट्स का लेजर बनाना है, अक्यूमुलेटेड ऑप्शन का लेजर बनाना है, प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है फिक्स एसेट्स अगर आपने सेल किया। हाँ जी, जिस बंदे ने ये सवाल किया हुआ है तो वो जा सकता है क्लास से, और उसको अगर समझ भी लग गई थी। The following information is available in respect of fixed assets or MJE enterprise. The opening balance of cost and accumulated depreciation of fixed assets on January 1, 2009, 100,000 and 3,300,000 respectively.
Assets costing rupees 20,000 were acquired on July 1, 2008. याद रखें हम हैं 1 जनवरी 2009 पे। इस डेट से पहले जितने भी एसेट्स खरीदे होंगे वो इसके ब्रॉड ऑन में ऐड होंगे, और अगर उनकी डेप्रिसिएशन आई होगी तो वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड होगी। Assets costing 20,000 were acquired on July 1st, 2008. The remaining fixed assets were acquired when MJE commenced business on January 1, 2005. There was no disposal of the fixed assets up to the January 1, 2009. Business start हुआ है 1/1/2005 को। तब टोटल एसेट्स खरीदे थे हमने 80,000 के। एक एसेट हमने खरीदा 1/7/2008 को 20,000 का। तो टोटल अगर आप ऊपर देखें तो 1 लाख आपको नजर आ रहा है। कहते हैं कोई एसेट बेचा नहीं है, 2009 से पहले कोई भी एसेट नहीं बेचा। MJE provides depreciation 10% using straight line method. तो अभी तक उसने कोई एक्स्ट्रा चीज हमें नहीं बताई, सिर्फ ब्रॉड ऑन ही बताए हैं, बाकी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बता दी। यहां से काम स्टार्ट हो रहा है। कहता है एसेट एक्वायर्ड ऑन जनवरी 1, 2005, जिसकी बुक वैल्यू है 30 जून 2009 को 2750। आपने उसको सेल कर दिया 1500 का, मतलब सीधा सीधा नुकसान हो रहा है 1250 का, कि बुक वैल्यू 2750 है और हमने उसको सेल किया है 1500। अब इस सवाल के अंदर जो नई चीज है वो ये है कि जब कोई एसेट बेचते हैं ना, हमें उसकी कॉस्ट का पता होना जरूरी है, जो कि इस सवाल में नहीं पता। जो एसेट हम बेचते हैं उस एसेट की कॉस्ट का हमें पता होना भी जरूरी है, क्योंकि हमने जर्नल एंट्री में लिखनी होती है, लेजर में लिखनी होती है। बट इस सवाल के अंदर हमें बुक वैल्यू बता दी गई है बट कॉस्ट नहीं बताई। फिर लिखा हुआ है ऑन जुलाई 1, 2009 an asset which was acquired at a cost of rupees 2,000 when MJE commenced the business, मतलब 1/1/2005 में उसने खरीदा और 1/1/2009 को वो 1/7/2009 को वो एक्सचेंज कर रहा है। एक्सचेंज विद द न्यू एसेट, the balance of the purchase price was settled with rupees 800. The list price of the new asset is 1200. अब इस सवाल के अंदर देखिएगा एक्सचेंज का केस है। याद रखें एक्सचेंज के केस में हमारे पास जो मेथड्स हैं, जो हमने तरीकाकार पढ़ा हुआ है, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ, फेयर वैल्यू ऑफ दैट एसेट व्हिच इज वन इज मोर रिलायबल। इस सवाल के अंदर किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू नहीं गिवन। जो 5वां पॉइंट है ना, जरा गौर फरमाएं, इस 5वें पॉइंट के अंदर दोनों एसेट की फेयर वैल्यू नहीं गिवन। तो हमारे पास दो ऑप्शन बच गई, या पुराने एसेट की बुक वैल्यू ले ले या लिस्ट प्राइस ले ले। दो ऑप्शन बच गई कि या पुराने एसेट की बुक वैल्यू ले ले या फिर लिस्ट प्राइस ले ले। अगर सवाल के अंदर लिखा आ जाता लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, क्या लिखा आ जाता? लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, फिर हम लाजमी बात है कि बुक वैल्यू प्लस माइनस कैश लेते। इस सवाल के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। यानी एक्सचेंज के केस में अगर साइलेंट मामलात हूं तो इस क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल इंफॉर्मेशन ही दो हैं, या आप न्यू एसेट की कॉस्ट ले लो बुक वैल्यू प्लस कैश, या आप ले लो लिस्ट प्राइस उसकी। ऑप्शन ही दो अवेलेबल है। फेयर वैल्यू किसी भी एसेट की गिवन ही नहीं है, और कहा जाता है जो लिस्ट प्राइस आती है वो एक्चुअल में न्यू एसेट की एक तरह की फेयर वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस सवाल के अंदर आई कैप ने जो अमाउंट ली है वो उसकी लिस्ट प्राइस को कॉस्ट लिया।
बट आप दोनों में से जब अवेलेबल इंफॉर्मेशन मिसिंग हो, मतलब क्लियर इंफॉर्मेशन ना बताई हो, तो हम देखते हैं कि अवेलेबल इंफॉर्मेशन क्या है। उस अवेलेबल इंफॉर्मेशन में से किसी एक को हम अज्यूम कर लेंगे। तो आप इस सवाल के अंदर एक्सचेंज के केस में दो ऑप्शन ले सकते हो, बुक वैल्यू प्लस माइनस कैश या लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू एसेट। तो जो आई कैप ने अजम्पशन लिया है हम भी वही ले लेते हैं। और नॉर्मली इस तरह की सिचुएशन में जब मिक्स्ड सवाल आया होता है तो आई कैप लिस्ट प्राइस ले लेता है, बट नॉट 100%। मैं आपको बता रहा हूं ना कि हम इन दोनों में से जो मर्जी ले लेंगे और नीचे अजम्पशन दे देंगे। तो इसमें हमने लिस्ट प्राइस ले लेनी है, नए एसेट की कॉस्ट 1200 है। डन। तो लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू एसेट वाज ₹1200। तो हम नए एसेट की कॉस्ट 1200, जो हमारे पास एसेट आ रहा है वो 1200 का है और जो हमारा जा रहा है वो 2000 का। फिर आगे चलते हैं जरा लिखते हुए, द अक्टूबर 1, 2009 MJE ट्रांसफर्ड टू इट्स फैक्ट्री। अपनी फैक्ट्री में एक एसेट ट्रांसफर कर रहा है जो कि इसके स्टॉक में मौजूद है, इंक्लूडेड इन इट्स ट्रेडिंग स्टॉक। क्या मतलब है इसका? अपनी ही इन्वेंट्री को अपना नॉन करंट एसेट बना रहा है, यानी उसके स्टॉक में एक एसेट मौजूद है, वो एसेट वो अपनी फैक्ट्री में ट्रांसफर कर रहा है और उस एसेट की जो लिस्ट प्राइस है, जो प्राइस लेबल है, वो है 15,400 और MJE मेक्स ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑफ कॉस्ट। मुझे बताओ 15,400 सेल वैल्यू है या कॉस्ट है? जो लेबल प्राइस होती है, जो उसके ऊपर प्राइस लिखी होती है, वो सेल प्राइस होती है या कॉस्ट होती है? सेल प्राइस सर, सेल प्राइस। प्राइस होती है। और हमें जब भी कोई अपना स्टॉक उठाते हैं हम उसको उसकी कॉस्ट पे लिखते हैं। तो जल्दी से इसके ऊपर CPS लगाएं और मुझे कॉस्ट बता दें। जल्दी से इसके ऊपर CPS लगाएं। गुड, 11,000। सबका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। क्या करेंगे? 15,400 हमारे पास सेल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय, जब हमने इसकी परसेंटेज बनाई, कॉस्ट 100 है, 40 प्रॉफिट है और 140 सेल है, और हमें चाहिए कॉस्ट। ये सबको पता है ना? ये आप फार्मूला लगा लिया करें सेल से कॉस्ट फाइंड करने वाला। डन। चलें जी आगे चलते हैं। फिर अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका भी मैं बता दूंगा। पहले बनाते हैं फिक्स्ड एसेट का लेजर। 1/1/2009 ब्रॉड ऑन है 1 लाख का। 1/1/2009 ब्रॉड ऑन है 1 लाख। पहली ट्रांजैक्शन हमने पढ़ी। दूसरी ट्रांजैक्शन सिर्फ इंफॉर्मेशन है, तीसरी ट्रांजैक्शन भी सिर्फ रेट बताया हुआ है। फोर्थ ट्रांजैक्शन पे है एक एसेट जिसको आपने खरीदा था 115 को, बेच रहे हो 30 जून 2009 को, जिसकी बुक वैल्यू 2,750 है। आप मुझे बताएं उसकी कॉस्ट क्या होगी? यहां पर तो डिस्पोजल की कॉस्ट लिखते हैं ना। जल्दी से कॉस्ट फाइंड करके बताएं। सिकंदर का आंसर आ गया, वकास का आ गया, गुलाम महीउद्दीन का भी आ गया। अब मुझे डिस्पोजल की बुक वैल्यू बताई हुई है, कॉस्ट फाइंड करनी है। जी जनाब। तो सबका आंसर, जिसका भी आंसर आया है वो आया है 5,000।
बुक वैल्यू का फार्मूला देख लीजिए, बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस आरटी, कॉस्ट इनटू 1 माइनस आरटी, स्ट्रेट लाइन मेथड वाला लगेगा। तो बुक वैल्यू है 2750, कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, रेट है 0.10 और टाइम कितना है 2005 का 1 साल, 6, 7, 8 और 9 के 6 महीने, 4.5 ईयर्स। अब आप कहोगे सर आपने तो काफी लंबा चौड़ा फार्मूला लिखवाया था बुक वैल्यू का और ये तो छोटा सा है। स्ट्रेट लाइन मेथड में यही फार्मूला लगता है और WDV मेथड का वो फार्मूला लिखवाया है आपको। तो जल्दी से डिवाइड करेंगे तो 2750 को, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। तो कॉस्ट हमारे पास कितनी आ गई 5000, और कॉस्ट फाइंड होते ही हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मिल गई डिस्पोजल की। बुक वैल्यू का और कॉस्ट का डिफरेंस जो होता है वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। गॉट इट? तो अभी तो हमें नहीं चाहिए। उसके बाद 1799 को आपने एक्सचेंज किया, एक्सचेंज के जो बदले एसेट आया है उसकी कॉस्ट 1200 है, और एक्सचेंज के बदले जो एसेट गया है उसकी कॉस्ट 2000 है। मतलब जो एसेट हमारे पास आया, एसेट हमने डेबिट किया, वो एसेट कितने का है 1200 का। एक्सचेंज के बदले हम दो ले सकते थे, या बुक वैल्यू प्लस कैश या फिर उस नए एसेट की लिस्ट प्राइस। तो हमने लिस्ट प्राइस लिया है, आप बुक वैल्यू भी ले सकते थे, नीचे अजम्पशन में लिख देते लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है और फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट इज नॉट गिवन। उसके बाद 1 अक्टूबर को 1/10/2009 को एसेट डेबिट हुआ परचेज के नाम से, एसेट डेबिट हुआ परचेज के नाम से। लो मेरे भाई क्वेश्चन खत्म हो गया, हमारा फिक्स्ड एसेट का लेजर कंप्लीट हो गया। टोटल बता दे कोई, 111200 और 31 दिसंबर 9 को हमारा कैरिड ऑन कितना आ गया 105,200। फिक्स्ड एसेट का लेजर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बनाते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर। बहुत आसान होता है वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर। वन 2009 ब्रॉड ऑन आ गया 3300,000। इस साल में दो डिस्पोजल है, एक है 30 जून 9 को, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम फाइंड कर चुके हैं 2250। 2750 उसकी बुक वैल्यू बताई हुई थी, कॉस्ट हमने 5000 फाइंड की थी। और दूसरा डिस्पोजल हुआ है जो एक्सचेंज वाला, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम फाइंड कर लेंगे। थर्टी 31 दिसंबर को जो डेप्रिसिएशन आई है वो भी फाइंड कर लेते हैं। चलिए जनाब करते हैं वर्किंग। फिर वर्किंग नंबर 2, क्योंकि वर्किंग नंबर 1 वो बुक वैल्यू की हो गई। डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 2009। ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल।
ब्रॉडन है 1 लाख माइनस एक एसेट जिसकी कॉस्ट 5000 है और एक एसेट जिसकी कॉस्ट 2000 है, ये हमारे डिस्पोजल हैं इस साल के। तो 5000 वो वाला डिस्पोजल जिसकी बुक वैल्यू गिवन थी और 2000 वाला वो वाला डिस्पोजल जो एक्सचेंज किया है, मल्टीप्लाइड बाय 10%, 9300। फिर दो डिस्पोजल हैं वो पहले लिख लेते हैं। 30 जून 9, एक डिस्पोजल है 5000 वाला। स्ट्रेट लाइन मेथड हो ना तो कॉस्ट पे डेप्शन अप्लाई होती है। कितनी आ गई 250 और एक डिस्पोजल है 179 वाला, $2000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, दो एडिशन है, एक एक्सचेंज के बदले एडिशन हुआ, वो है 1200 वाला, और एक परचेज वाला एडिशन है 110.9 को 11,000 वाला। ये हमारे पास पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। क्या चीज आ जाएगी हमारे पास? पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो प्लस करके कोई बता दे कितनी एडेप्शन आ रही है? 9985 9985। तो हमारे पास वर्किंग नंबर 2 से 9985 डेप्रिसिएशन। अब जल्दी से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डायरेक्ट फाइंड हो जाएगी। जल्दी से जो एसेट हमने दूसरा डिस्पोज किया है ना उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दें। जो एक्सचेंज किया है 900, जो एक्सचेंज किया है, वर्किंग करके लेते हैं। वर्किंग नंबर 3 accumulated depreciation of disposal 2000 उसकी कॉस्ट है, मल्टीप्लाइड बाय रेट है 10%, मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड में डायरेक्ट फाइंड हो जाती है डेप्रिसिएशन। कितने साल बनते हैं? कितने साल बन रहे हैं? 4.5, क्योंकि जब बिजनेस शुरू किया था वो डेट है 1/1/2005 और जब एक्सचेंज कर रहे हैं तो डेट है 1/7/2000। तो हमारे पास 900 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। खत्म हो गया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर भी। क्लोज कर दें। ये अमाउंट कितनी आ जाएगी? 42,985। कैरिड ऑन हमारे पास कितना आ गया? 39,835। गॉट इट? इसका जो डिस्पोजल के दो लेजर्स बनने हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्पोजल के दो लेजर्स बनेंगे। एक डिस्पोजल का लेजर बनेगा मेरे भाई जो फिक्स एसेट्स 5000 वाला है उसका, जिसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी 2250 फाइंड हुई थी और उसको 1500 का बेचा था। ओके होगी बात? तो ये हमारे पास आ जाएगा 5000
जो डिफरेंस आएगा दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डन। अब चलते हैं एक्सचेंज के केस में, वो इंटरेस्टिंग है, उसका डिस्पोजल इंटरेस्टिंग है। जी मेरे भाई आ जाए जरा। जो ऐसे डिस्पोज किया है उसकी कॉस्ट कितनी थी? 2000। उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने फाइंड की थी 900। अब जरा ध्यान से, जो एसेट हमने एक्सचेंज किया है, जो एसेट हमने एक्सचेंज किया है उसके बदले कैश तो आया ही नहीं, तो फिर क्या लिखी है उसकी कंसीडरेशन? कौन बताएगा? जब हमने एसेट एक्सचेंज किया है यहां पर हम लिखते होते हैं कैश, बट कैश तो यहां पर आया ही नहीं, तो अब तो फिर लिखेंगे बैंक सर लिखेंगे। अभी कैश है तो बैंक लिख देंगे। या कैश एक ही बात है, बैंक या कैश एक ही बात है। पुराने एसेट के बदले जो कंसिडरेशन आपको रिसीव हुई है वो क्या थी? न्यू एसेट। क्या था? पुराने बदले जो पुराने एसेट के बदले हमें कंसिडरेशन मिली है वो न्यू एसेट है, और न्यू एसेट की कॉस्ट कितनी है? 1200 वाला एसेट मिला है, लेकिन पूरा 1200 वाला एसेट नहीं मिला, हमें कुछ पैसे भी उन्हें देने पड़े हैं। तो दो चीजें, एक तरीका ये है कि आपने जो न्यू एसेट है वो लिख दे, और उसके बदले अगर कैश पे कर रहे हैं तो अपोजिट साइड पे लिख दें क्रेडिट हो रहा है, ये बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है। और अगर कैश रिसीव कर रहे होते या चेक रिसीव कर रहे होते तो न्यू एसेट के साथ ही लिख देते। अब देखो ना, पुराने एसेट के बदले एसेट आया, कैश गया, तो न्यू एसेट डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है। अगर नया एसेट भी ले रहे होते और पैसे भी ले रहे होते तो फिर दोनों ही डेबिट होने थे। बात समझ लगी? खत्म होगी बात, क्लोज कर दो इसको। जो डिफरेंस आएगा दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। डन? अभी नहीं, इस चीज को आप एक और तरह से भी लिख सकते हो, चीज सेम है, बस थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज है। फिक्स एसेट 2000 का, accumulated डेप्रिसिएशन 900, यहां पर आप लिख सकते हो ट्रेड एंड अलाउंस 400। यहां पर आप ना लिखो नया एसेट पुराना बैंक ना लिखो, दोनों जो नेट अमाउंट है वो लिख दो। आप मुझे बताएं, हमने 1200 वाला एसेट लिया और उसको 800 रुपया दिया और अपना एसेट भी दिया। 1200 वाले एसेट के बदले हमने 800 भी दिया, हमने एसेट भी दिया, तो हमने अपना एसेट कितने में फिर दिया? 400 रुपए का, दैट इज ट्रेड एंड अलाउंस। तो आप सिर्फ ट्रेड एंड अलाउंस भी लिख सकते हैं, तब भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। आप ये इन दोनों में से कोई एक फॉर्मेट लेकर चलेंगे और मैं रिकमेंड करूंगा ये, ठीक है? हाँ, आप यही सवाल इसके अंदर एक्सचेंज के केस में जो नए एसेट की कॉस्ट आपने लिखी है 1200, वो चेंज भी कर सकते हो। वो क्या लिख सकते थे? 1200 की बदले बुक वैल्यू प्लस कैश, जो पुराना एसेट है उसकी बुक वैल्यू और प्लस माइनस कैश, आप 1900 भी लिख सकते थे।
लेकिन 1200 वाला एसेट 1900 पे लिखना कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए हमने फिर 1200 ही लिख दिया, क्योंकि उसकी लिस्टेड प्राइस 1200 थी। लेकिन हमें तो 1900 का पड़ा ना, हमें जो 700 का डिफरेंस है ना, वो पुराने एसेट के ऊपर नुकसान हो गया। हमें जो डिफरेंस 700 का है, लेकिन जो आई कैप ने कर रहा है अपने सवालों के सॉल्यूशंस में, मैं साथ साथ आपको वो भी बताता जाऊंगा। और एंड पे मैंने आपको कहा था कि एक्सचेंज के केस में हमने भी एक खुद से एक अजम्पशन रखनी है कि अगर साइलेंट हो तो क्या अजम्पशन हम लेंगे। बस 2 मिनट मुझे दे दें। मैं आपकी इस जनरल एंट्री वैसे इस क्वेश्चन में नहीं पूछी गई, मैं आपको वैसे बता देता हूं कि पहली एंट्री पास करनी थी 30 जून। अगर सवाल में जनरल एंट्रीज पास होती, कैश डेबिट 1500, accumulated depreciation 2250, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1250 और एसेट हमारा क्रेडिट हो जाना था 5000 से। कंबाइन एंट्री हमने पास कर ली थी ना, डिस्पोजल की कंपाउंड एंट्री हमने पास कर ली थी। तो ये 30 जून को हमने एक एसेट बेचा तो उसकी ये एंट्री पास होगी, कैश डेबिट, accumulated depreciation डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और एसेट क्रेडिट। फिर 17 को एक्सचेंज हुआ, न्यू एसेट डेबिट करना है 1200 से, जो पुराना एसेट है उसकी हमने accumulated depreciation फाइंड की 900, ओल्ड एसेट 2000 वाला था और हमने साथ एक चेक भी दिया 800 रुपए का। इसका जो डिफरेंस आएगा डेबिट साइड पर आएगा तो लॉस, क्रेडिट साइड पर आएगा तो गेन। डन। फिर 110 को एसेट डेबिट, परचेजेस क्रेडिट 11000 से, एसेट डेबिट, परचेजेस क्रेडिट 11000 से। और लास्ट एंट्री पास करेंगे 31 दिसंबर 2009 को, डेप्रिसिएशन टू accumulated डेप्रिसिएशन 9985 से। तो अगर सवाल के अंदर जनरल एंट्रीज पास करनी आती इसी सवाल के अंदर, तो ये एंट्रीज पास करनी थी। ठीक है जनाब, ओके जनाब। कल इंशाल्लाह, बल्कि कल का सवाल मैं आपको नई असाइनमेंट से बताऊंगा, क्योंकि ये मेरे पास पुरानी असाइनमेंट है अभी, तो मैं आपको नई असाइनमेंट से मैसेज करूंगा, वो आपने सवाल करना है कल। तो कल मजीद 1-2 सवाल अभी करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम आगे चले जाएंगे। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज।